नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। अभी तो फिक्र बारिश की है, अभी तो फिक्र पहाड़ों की है और अभी तो फिक्र संसद में चल रहे गतिरोध की भी। आइए जरा अब डिटेलिंग में फिक्र की अलग अलग फाइल्स को देखते हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से कई जगह रास्ते बंद हैं, तो दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम वाला संकट है। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का आदेश एक बार फिर हो चुका है। सवाल यह है कि ऐसे हालात वार्षिक समस्या क्यों बन गए हैं? यह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं झेल पा रहा है? नीट पेपर लीक में सीबीआई की चार्जशीट से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जिनके पास पेपर सेट करने और उसका अनुवाद करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही पेपर लीक किया। मनीषा 1, मनीषा 2, मनीषा 3। ये क्या मिस्ट्री है? फिक्र में संपूर्ण फाइल खुलेगी। कल संघ प्रमुख ने जेन जी और जेन अल्फा के साथ संवाद किया, तो आज दिन भर उनके संवाद पर सियासत होती रही। प्रियंका गांधी से लेकर अभिजीत दीपके तक ने कटाक्ष किए, तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया गया। सवाल यह है कि बीजेपी और विपक्ष के बीच छिड़ी इस जंग में देश का सबसे बड़ा वोट बैंक बन चुका जेन जी युवा किसके संग है? इसके अलावा ग्लोबल फिक्र इस्लामिक नेटो की होगी, जिस पर आज तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर समझौता किया। संयुक्त रक्षा समझौते पर तीनों देशों ने मिलकर दस्तखत किया। भारत के नजरिए से यह कितनी चिंता की बात है, यह तो जानना जरूरी है ना। और ट्रंप ने धमकी दी है कि रूस और चीन से जंग हुई तो वो छोटे छोटे एटम बम चला देंगे। अमेरिका कैसी अपनी परमाणु नीति बदल रहा है? क्या वो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा रहा है? यह ग्लोबल फिक्र भी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज फिक्र कर रहे हैं मौसम की, जिसके कारण पहाड़ों से लेकर मैदान तक नॉन स्टॉप मुसीबत जारी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक और दिल्ली से गुरुग्राम तक हालात खराब हैं। इन्हीं हालात पर हम आपके लिए फिक्र की 2 फाइलें लेकर आए। पहली फाइल पहाड़ों से। अगर आप अगले कुछ दिनों में किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हमारी इस खबर से आप थोड़ा रूबरू हो जाइए, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह मौसम पहाड़ों पर घूमने के लिए सही नहीं है। दूसरी फाइल में दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम के लोगों का दर्द भी आपको दिखाएंगे। यह देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ये तालाब नहीं है, एनसीआर की सड़कें। बारिश का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन मूसलाधार बारिश की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। सड़कें तालाब बन गई हैं, लोग घंटों जाम में फंसे हुए हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन पहाड़ों पर लेकर चलते हैं जहां कदम कदम पर चुनौती है। ये सबसे पहले उत्तराखंड से शुरुआत करते हैं। पहाड़ों से पहला वीडियो रुद्रप्रयाग का है, जहां लगातार बारिश के बाद भीषण लैंडस्लाइड हुई। भारी मात्रा में मलबा और पत्थर नीचे आ गए, जिसके बाद दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई हैं। उत्तराखंड के कालेश्वर में भी भीषण लैंडस्लाइड हुई है, जहां पहाड़ों से अचानक बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे आ गए, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। इससे न सिर्फ सड़कों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि कई जगह सड़क किनारे लगी रेलिंग भी टूट गई है। केदारनाथ घाटी में भी भारी बारिश और बादल फटने से सड़कों पर मलबा आ गया है। इससे भीमबली, गौरीकुंड, लिंचोली और घोर पड़ाव जैसी जगहों पर पैदल मार्ग, पुलिया और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा। एक और वीडियो टिहरी गढ़वाल का, जहां बारिश के बाद भूस्खलन से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। इसमें एक कार को नुकसान हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी लोग महफूज हैं। अब मुसीबत वाले इस मानसून से उत्तराखंड की स्थिति कितनी खराब है, कितनी सड़कें बंद हैं, कौन से रास्तों पर जाना मना है, इसका अपडेट आपको देखना चाहिए। आइए देखिए, जानकारी के अनुसार पूरे उत्तराखंड में इस वक्त 130 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, 130। इसमें 4 नेशनल हाईवे शामिल हैं जो लैंडस्लाइड से बंद हो गए। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे ठप है, जिसे खोलने के लिए प्रशासन पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अब इस पहाड़ तोड़ संकट की वजह से मध्य महेश्वर यात्रा भी रोक दी गई है, और लगातार जारी बारिश से स्थिति यह है कि अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी समेत 6 नदियां खतरे के स्तर को पार कर चुकी हैं। प्रशासन निचले इलाके में रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त लैंडस्लाइड, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से किन किन रास्तों पर ब्रेक लग गया है। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे, ध्यान से देखें, ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे पर सियालना चट्टी के पास पहाड़ गिरने से रास्ता बंद है। नोट कर लीजिए कागज और पेन लेकर। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग समेत कई जगह रास्ता बंद है। इसके अलावा कर्णप्रयाग, गुप्तकाशी रोड पर आमसौड़ा के पास रास्तों पर पहाड़ों के बैरियर हैं।
टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर सड़क कई जगह बंद हो गई। धारचूला तवा घाट हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों पर ब्रेक लग गया है और केदारनाथ हाईवे पर तिलवाड़ा के पास मलबा आने से रास्तों पर असर है। इस समय जो है गंगा का लेवल हरिद्वार में जो चेतावनी स्तर है उसके ऊपर है और खतरे के निशान पे अभी नहीं पहुंच पाया है और निरंतर जो है जल वृद्धि ऊपर से यहाँ इंटीमेट हो रही है, तो संभावित है कि कुछ जल की मात्रा और बढ़ सकती है। बारिश हुई है, अन्य जगह पर भी, अन्य जनपदों में भी बारिश हो रही है। जल स्तर भी बढ़ रहा है और रास्तों पर भी बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हो रहा है, बोल्डर भी आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए जैसी स्थिति हो रही है उसके अनुसार यात्रा को बीच बीच में रोकना भी पड़ रहा है। उत्तराखंड जैसे डरावने हालात हिमाचल के भी कई हिस्सों में हैं। यहां भी चूर चूर चट्टान की वजह से लोगों की जान मुसीबत में आ गई है। तस्वीरें वाकई में भयावह हैं। कुछ वीडियो देखिए। पहली तस्वीर में हम हिमाचल के किन्नौर से मिली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। निगुलसरी के पास पहाड़ों से चट्टाने और मलबा गिरने से हाईवे पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। जो रास्ता मनाली से अटल टनल की ओर जाता है वहां भी स्थिति चिंताजनक है। इस सड़क का एक वीडियो वायरल है जिसमें जगह जगह पर सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। ये पहाड़ के वो टुकड़े हैं जो लैंडस्लाइड के बाद नीचे आ गए थे। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे की भी स्थिति ऐसी है। यहां भी भूस्खलन के बाद मलबा आने से लोग फंस गए हैं। दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई है। कई गाड़ियां मलबे में ही दब गई हैं। यहां प्रशासन लगातार रेस्क्यू का काम कर रहा है, जबकि शिमला के ठियोग से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बता रही हैं कि कौन से पहाड़ का हिस्सा कब नीचे आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। यहां एक गाड़ी पर मलबा गिर गया जो सड़क के किनारे खड़ी थी, उसकी हालत भी आप देख सकते हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश की स्थिति का भी एक अपडेट दे देते हैं। अगर आप भी यहां जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो देख लीजिए हालात क्या हैं। देखिए, पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 145 सड़कें बंद हैं। आई रिपीट, 145, 145। लगातार बारिश के बाद पहाड़ इतने कमजोर हो गए हैं कि जगह जगह लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हो रही हैं। भूस्खलन से शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे भी बंद करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 जून से 6 अगस्त तक हिमाचल में 142 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 220 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब तक के मॉनसून सीजन में हिमाचल में करीब 798 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है रास्तों का बंद होना, और इसमें भी मंडी, कुल्लू और शिमला ऐसे हिल स्टेशन है जहां टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार सिर्फ हिमाचल के मंडी में ही 66 सड़कें बंद हैं, कुल्लू में 31 सड़कें और सिरमौर में 28 रोड लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गई। इसके अलावा शिमला में 12 और हिमाचल के चंबा में 5 रास्तों पर आवाजाही रोकनी पड़ी है। हालांकि हर जगह सड़कों को फिर शुरू करने का काम मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है। अब आपको दिल्ली एनसीआर के लोगों का दुख दिखाते हैं, जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए कि गर्मी से बचने के लिए बारिश की दुआ करें या जाम से बचने के लिए बारिश ना होने की प्रार्थना। और इस कंफ्यूजन की वजह है वो तस्वीरें जो आज दिल्ली की सड़कों से आई हैं। आज कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली का हाल ये हो गया है कि कई इलाकों में सड़कों और नालों का फर्क मिट गया। पॉश इलाके की सड़कें तालाब जैसी दिखने लगी हैं। कहीं पर लोगों की कमर तक पानी था तो कहीं गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे थे। सैड, इसकी वजह से न सिर्फ रफ्तार थम गई है, गाड़ियां रेंगती दिखी, और जो सफर लोग आम दिनों में मिनटों में पूरा करते थे आज उसके लिए घंटों लग गए हैं। और अब दिल्ली, नोएडा समेत कई हिस्सों में भयंकर बारिश जारी है, यानी जाम की स्थिति और खराब होने वाली है। लेकिन इतने के बाद भी संकट बाकी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है सदर बाजार में जगह जगह पानी भर चुका है, चाहे वो अपना तेलीवाड़ा हो, कुतुब रोड हो या मेन सदर बाजार हो। यहाँ पर ये समझ लो निकलना तक मुश्किल हो गया है। गलियों में इतना भर चुका है, कई दुकानों के अंदर पानी आ चुका है, उससे जो व्यापारियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
सर यहाँ बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पानी बहुत ज़्यादा है। लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, स्कूल के बच्चों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को कामों के लिए आते जाते दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और पिछले 12 साल से तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ, 12 साल से मैं छतरपुर में हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, नाले ऐसे ही बनते हैं। ये तो मेन रोड है, आप अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ भी और भी बुरा हाल है। हाँ, दिल्ली के साथ नोएडा में भी बारिश से सड़कें कई जगह सैलाब में डूब गई हैं। खासतौर से अंडरपास की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। ऐसी एक तस्वीर नोएडा के सेक्टर 95 अंडरपास की आई है। 95 तो नया सेक्टरों में गिना जाता है, जहां 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है और इसी पानी में एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंस गई। पानी इतना ज़्यादा था कि एम्बुलेंस के पहिए पानी में डूबे नजर आए। बस गनीमत की बात यह रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कुछ लोगों और कर्मचारियों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। लेकिन सोचिए, अगर इसमें कोई मरीज होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बार बार ये तस्वीरें देखने के बाद एक छोटा सा रियलाइजेशन होता है कि टैक्स पेयर का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कौन से पानी में बह रहा है। खैर, अब गुरुग्राम का भी दर्द देखिए, जो बारिश के सीजन में अब एक आम सी बात है। हाल कुछ ऐसा था कि तस्वीरों को देखकर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ दिल्ली है, कहाँ नोएडा है और कौन सी तस्वीर गुरुग्राम की है। हरियाणा को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला गुरुग्राम कुछ घंटों की बारिश में कैसे सरेंडर मोड में चला जाता है, इसका एक वीडियो सबूत सामने आया। जहां सड़कों पर इतना पानी आ गया कि जगह जगह पर ट्रैफिक लग गया। क्या आम इलाके, क्या पॉश इलाके, सारा फर्क मिट गया। कोई ऐसी सड़क नहीं दिखी जहां बारिश का पानी ना भरा हो। ये वो गुरुग्राम है जहां 100 करोड़ के फ्लैट हैं, लेकिन कुछ घंटे की बारिश में समंदर बनी सड़कें और जाम में फंसे लोग सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। करोड़ों के फ्लैट तो हैं, लेकिन जल भराव से मुक्ति दिलाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है। खैर, दिल्ली की सड़क से अब चलते हैं संसद, जहां पक्ष विपक्ष में टकराव का नेक्स्ट लेवल दिखा है, जिसमें मुद्दा भी वही राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लिया गया एक्शन, जिस पर गृह मंत्री से जवाब दिए जाने की पुरानी मांग थी। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक नारेबाजी और हंगामा कल के जैसा ही था, लेकिन आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्मी एक अलग लेवल पर दिखाई गई, जिसमें हीटेड एक्सचेंज और हीटेड टॉक्स ज्यादा थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री के लगातार न आने का मुद्दा उठाया। कहा, सरकार सभापति की टिप्पणियों का भी सम्मान नहीं कर रही, सदन का अपमान कर रही, जिस पर रिजिजू ने जवाब दिया कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना। यह सरकार और आसन तय करता है। सदन को बाधित करने और देश को गुमराह करने का नाटक बंद होना चाहिए। दरअसल एक दिन पहले सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा था कि वो विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। आज यही बात खड़गे ने रिजिजू को याद दिलाते हुए कटाक्ष किया था, जिस पर किरण रिजिजू ने भी जमकर जवाब दिया और वो आज लोकसभा में भी अलग तेवर के साथ दिखे। वहां तो उन्होंने यह तक कह दिया कि अमित शाह वो व्यक्ति हैं जिनका नाम सुनकर सभी आतंकवादी और उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहां चर्चा होगी, गृह मंत्री जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। रिजिजू ने बताया कि गृह मंत्री सुबह सुबह संसद आते हैं, दिन भर संसद में ही रहते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। यह भी कहा कि संसद में रोज हंगामा भले ही हो रहा हो, लेकिन बिल भी पास हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज हंगामे के बीच ही लोकसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ही पारित किया। यह बिल राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है। अब सुनिए संसद में आज के टकराव की फिक्र की न्यूज रीड। सदन में आए, स्टेटमेंट करे, इसकी बात आपने कही थी, लेकिन आपके बात को भी वो मर्यादा नहीं कर रहे। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं? सदन में आएंगे गृह मंत्री, आप लोग मांग कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है। कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो बारिश हम लोगों को थोड़ी रोक सकती है। हम तो रोजाना ये करेंगे जब तक गवर्नमेंट सब स्पष्ट नहीं कर देगी। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हर विषय पर हम लोग कह चुके हैं कि हम लोग जिस पे भी आपको बहस करनी है, जिस पे भी आपको चर्चा करनी है, पर आप सदन चलने तो दीजिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं। हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है। संसद में लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं, लेकिन इस सियासी फाइट को आप डिकोड करेंगे तो इसके केंद्र में दो कीवर्ड्स ट्रेंड करते मिल रहे हैं। पहला है FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिस पर एक संशोधन विधेयक सरकार इस सत्र में लाना चाहती है, और दूसरा शब्द है परिसीमन, जिसके प्रस्ताव में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 तक करने का प्रावधान है। सरकार इससे जुड़ा विधेयक भी लाना चाहती है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि FCRA और परिसीमन को लेकर कांग्रेस और सरकार में ठनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक ईसाई संगठनों का कांग्रेस पर FCRA बिल का विरोध करने का दबाव है, वहीं परिसीमन का विरोध करने के मुद्दे पर कांग्रेस में एक राय नहीं है। DMK परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है। ऐसे में दक्षिण भारतीय दलों के हाथ से विरोध का मुद्दा खत्म हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस के कुछ नेता इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान गिव एंड टेक चाहता है, यानी सरकार एक बिल पर झुके तो दूसरे बिल के पारित होने का रास्ता बने। कांग्रेस चाहती है कि FCRA बिल सरकार वापस ले या फिर बदले। अगर कांग्रेस के विरोध के बावजूद दोनों बिल पारित हो जाते हैं तो पार्टी के लिए ईसाई संगठनों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, जबकि सरकार अभी इंतजार कर रही है। अगले 2 दिनों में रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बीच NDA के सभी सांसदों को अगले सप्ताह संसद में रहने को कहा गया है। उधर कांग्रेस ने भी 2 सदनों के लिए अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है और दूसरे विपक्षी दलों को भी व्हिप जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। हालांकि सरकार ईसाई संगठनों से मिल रही है और उनके अंदर जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर भी करती जा रही है। यह भी एक इसका फैक्ट है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिवसेना, NCP अजीत पवार गुट के सांसदों से ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की। PM मोदी जिन सांसदों से मुलाकात की उसमें शिवसेना शिंदे के 7, NCPI के 20, अजीत पवार की NCP के 2 और उपेंद्र कुशवाहा समेत करीब 45 सांसद शामिल थे। इस दौरान PM ने कहा कि पूरा NDA एक परिवार है। उन्होंने सांसदों से कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को पार्टी लाइन का पालन करने और हर मुद्दे पर शांतिपूर्वक अपने विचार रखने की सलाह दी। सांसदों के सामने संसद की कार्रवाई बाधित होने पर चिंता भी जताई। कहा कि हंगामे के कारण नए सांसदों को सदन में बोलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, जो कि उनके साथ अन्याय है। PM ने कहा कि हमने संसद को चलाने के लिए विपक्ष से भी बात की, लेकिन सदन में हंगामे के कारण ना तो उनके सदस्यों को बोलने का मौका मिल रहा है और ना ही हमारे सदस्यों को। PM मोदी की ब्रेकफास्ट वाली डिटेल जानने के बाद समझते हैं कि आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के लिए चढ़ावा चोरी, पेपर लीक विवाद के बीच कैसे एक नई चुनौती पेश करने की कोशिश की है। उनकी इस चुनौती का नाम है E20 यानी एथनॉल मिक्स पेट्रोल। बड़ा इशू है जिस पर बीते कई दिनों से देश में हंगामा मचा हुआ है। लोगों में अपने वाहनों को लेकर एक चिंता सी, और आज राहुल गांधी ने सरकार की इसी E20 पॉलिसी पर तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कटाक्ष किया कि यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। E20 भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है और कांग्रेस इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाएगी। सुनिए राहुल गांधी का यह बयान। E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this
is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. वैसे देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सीक्वेंस हम भी आपको बता रहे हैं लगातार। वो सीक्वेंस क्या है? पहले एग्जामिनेशन को लेकर विरोध, फिर गोली चलाने वाली बात, उसके बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी, और अब E20। हमने आपसे कहा था कुछ इसी सीक्वेंस में विपक्ष आगे बढ़ेगा। खैर, अब इस खबर का जरा अलग टेक देखते हैं। आपको बता दें कि आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी E20 पर बयान दिया है। कहा है कि कुछ लोग इसे लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन लगभग 6 से 7 करोड़ ग्राहक पेट्रोल पंपों पर जाते हैं। अगर मिलावट होनी हो तो वो किसी भी चीज में हो सकती है। उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई बाहर से कुछ बातों को संदर्भ से हटाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। फिक्र की अगली खबर में चर्चा लाउडस्पीकर की, जिस पर बंगाल से दिल्ली तक राजनीतिक शोर है। विधायक से लेकर सांसद तक चिंता जता रहे हैं। बंगाल के सीएम से लेकर देश के गृह मंत्री तक यह मुद्दा उठाया जा चुका है। विवाद की जड़ में है शुभेंदु सरकार का वो आदेश जिसमें धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का ऑर्डर है। पिछले कुछ दिनों से लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इसकी गूंज पॉलिटिकल कॉरिडोर में सुनाई पड़ रही है। टीएमसी के बागी विधायक और सांसद भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कोलकाता में रुद्रब्रत बैनर्जी के नेतृत्व में 13 विधायकों का दल सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलेगा। उनके साथ मुस्लिम समुदाय की चिंताएं शेयर करेगा। एक तरफ कोलकाता में मुलाकात का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में टीएमसी के बागी मुस्लिम सांसदों की सरकार के साथ बैठक हो रही है। सांसद खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र सौंपा है, जिसमें यह जिक्र है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मुस्लिम सांसदों ने स्पष्ट किया है कि वो ध्वनि प्रदूषण पर कानून और सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशों का सम्मान करते हैं। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि इन नियमों को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हालांकि बंगाल बीजेपी और सरकार का कहना है कि किसी भी धर्मस्थल को ध्वनि प्रदूषण की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि अदालत के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। शुभेंदु सरकार का कहना है कि तय ध्वनि सीमा का पालन कराया जा रहा है, जबकि मुस्लिम संगठन वैज्ञानिक तरीके से ध्वनि के डेसिबल मापकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी धर्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय का इल्जाम है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सरकार का एक तर्क यह भी है कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके जवाब में मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कानून में सिर्फ ध्वनि सीमा तय की गई है, लाउडस्पीकर को हटाने की बात नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थल की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर दबाव जारी रहा तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मस्जिद कमेटियों का दावा है कि पुलिस ने उन्हें लाउडस्पीकर हटाने का मौखिक निर्देश दिया था, उनके पास कोई आधिकारिक ऑर्डर नहीं था। हालांकि सीएम इस फैसले का बचाव कर रहे हैं। दो तीन दिन से देखा जा रहा है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम मिदनापुर अलग अलग जिला पे जो मस्जिद है उन पे जो माइक लगा हुआ है वो खोला जा रहा है। प्रशासन के तरफ ये कड़ी बांटा दिया जा रहा है कि कोई भी धर्म स्थान हो उनमें अगर माइक लगा हुआ है उनको खोलना पड़ेगा। 2020 का कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर पुलिस अमल कर रहा है पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को लेकर। इसमें 4203 मॉक से माइक उतारा और टेम्पल से माइक उतार लिया 1096। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जिसको नमाज अदा करना है, अजान देना है, वो शांति से मस्जिद के भीतर बैठते रहे। माइक लगाकर हर समय ये सब तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा का अंश है, वही कर रहे हैं। मुसलमान लोगों को रहने नहीं देगा, मुसलमान को नाम और निशान मिटा देगा। हम तो निंदा करते हैं इसको। बगैर डेडलाइन दिए हुए, बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर नोटिफिकेशन जारी किए हुए चंद लोगों को बुला करके उसको धमकाना, चमकाना, ये तो एक सिस्टम वाला काम नहीं है, एक तरह का गैर दस्तूरी काम है, गैर कानूनी काम है। देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एक खिलाफ एक तरफा काम कर रहा है।
पॉल्यूशन होता है तो सब रिलीजियंस के लिए होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम के लिए खिलाफ है। हम लोग शुभेंदु अधिकारी के पास जाएंगे, इसका डिमांड भी करेंगे कि ये होना नहीं चाहिए। वैसे देखिए, हमारे भारत में ना नॉइज पोल्यूशन को लेकर स्टेट वाइज कोई रैंकिंग है नहीं, लेकिन एक डेटा आपको बताना जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल सिटी रैंकिंग की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फ्रंटियर्स रिपोर्ट ने मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, एज अ सेकेंड नॉइजियस्ट सिटी इन द वर्ल्ड उसको कहा है। 114 डेसिबल, 114 डेसिबल। और जो और सिटीज इस लिस्ट में आती हैं ग्लोबल हाई नॉइज लिस्ट में, उसमें कोलकाता, आसनसोल, दिल्ली और जयपुर शामिल। कुछ फैक्ट्स तो पता है ना, होने चाहिए। बंगाल सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों में शोर शराबे से जुड़े मौजूदा नियमों को लागू करने का निर्णय लिया था। इसके बाद राज्य पुलिस से कहा गया कि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा तय शोर की सीमा का पालन सुनिश्चित करे। इस आदेश को प्रशासन लागू करवा रहा है। पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। 5000 से ज्यादा धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। इनमें 4203 मस्जिद और 1096 मंदिर हैं जहां से लाउडस्पीकर हटाए गए। कई मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग शुभेंदु सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं या आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस बिना लिखित आदेश के लाउडस्पीकर हटा रही है। नियमों के अनुसार रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक आवाज नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कई जिलों में मस्जिद समितियों को निर्देश दिए हैं। यह बताया गया है कि छतों पर लगे तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटाकर उनकी जगह कम क्षमता वाले साउंड बॉक्स लगाए जाए। देखिए, फिक्र के लेंस से देखें तो धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर का मुद्दा संवेदनशील है। ऐसे मसलों पर संतुलन बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी है, लेकिन कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए ताकि अविश्वास और तनाव की स्थिति ना बने। सबका भरोसा कानून और सरकार पर बना रहे। और अब बात उस जेन ज़ी की जो इन दिनों राजनीति की डिक्शनरी में ट्रेंडिंग है। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के सफल आंदोलन के बाद अचानक राजनीतिक दलों को इनकी आवाज की वैल्यू समझ में आने लगी। जो आवाज कल तक सड़क पर अकेली थी, आज उसे अपना बनाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन ज़ी और जेन अल्फा से संवाद किया। कल रात ही पीएम मोदी ने वर्ल्ड हैंडलूम डे पर जेन ज़ी स्टाइल में गेट रेडी विद मी चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वो कल शनिवार को आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जेन ज़ी के साथ आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन किया है। उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, यानी पक्ष और विपक्ष अपने स्तर पर जेन ज़ी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। इस पर हमने भी फिक्र की एक फाइल तैयार की है जिसकी शुरुआत मोहन भागवत से करते हैं, जिन्होंने कल जेन ज़ी से संवाद के दौरान कुछ ऐसा कहा कि उस पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने जेन ज़ी से 1 घंटे तक बातचीत की। प्रोग्राम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो जेन ज़ी पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और आंदोलन करने वाले जेन ज़ी को देश विरोधी कहना गलत है। अब मोहन भागवत और जेन ज़ी के बीच बातचीत को लेकर विपक्ष ने हमला किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जेन ज़ी को मोहन भागवत से किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कैसे करना, क्या करना? Ma'am, you have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-nationals. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat. अच्छी बात यह है कि मोहन भागवत साहब ने ये फर्क जो है इसको मान लिया। हुकूमत की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं है। ये आउटरीच अच्छा है, यंगर लॉट है, उनसे संवाद होना चाहिए, बट उसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। If we have any sincerity to the Gen Z, let him ask to the Home Minister of India to resign. Otherwise, at least come to the Parliament and apologize to the students. RSS is controlling the government. सबको मिले। जो युवा है उनके साथ जैसे मोहन भागवत जी कहते हैं बराबर है कि ये युवा जो है हमारा देश का भविष्य है, और मोदी जी भी आज उनसे डायरेक्ट जो बात करते हैं
इंटरेक्शन करते हैं। मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेनजी को एंटी नेशनल्स मत कहो। तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दें। मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है और उनका विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। ऐसा है, जेएनजी से जब बीजेपी की सरकार घबरा गई है तो मोहन भागवत जी को वो संभालने के लिए लगा दें। देखिए, एक आंकड़ा आपको बता दें और फिर आप समझें इस खबर की ग्रेविटी। 2029 तक जेन जी यानी 18 से 32 साल, उनकी आबादी होगी 380 मिलियन भारत में। और जो मिलेनियल्स हैं, मगर हमारे एज ग्रुप के लोग, उनकी आबादी होगी 357 मिलियन। यानी जेन जी ओवरटेक करेगा मिलेनियल्स को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मोहन भागवत ने कल सिर्फ जेन जी से संवाद ही नहीं किया है, बल्कि उनकी भाषा समझने की कोशिश की है। मोहन भागवत ने कार्यक्रम के अंत में जेन जी स्टाइल में उंगलियों से क्लैप किया और कहा कि ये आज मैंने जेन जी से सीखा। मोहन भागवत ने कल जेन जी से 60 मिनट तक का संवाद किया। तो कल रात ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया रील पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने 7 अगस्त यानी आज मनाए जा रहे हैंडलूम डे के बारे में बताया और युवाओं से हैंडलूम डे को GRWM ट्रेंड यानी गेट रेडी विद मी वीडियो के साथ सेलिब्रेट करने को कहा है। गेट रेडी विद मी जेन जी के बीच इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज का शब्द है GRWM। सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में इस्तेमाल होने वाला वीडियो फॉर्मेट है। इसमें कोई व्यक्ति कपड़े, मेकअप, एक्सेसरीज के साथ तैयार होते हुए वीडियो बनाता है और उसके बारे में बात भी करता है। पीएम मोदी ने अपने वीडियो में भी कहा है कि वो हैंडलूम कपड़े पहनकर अपना एक गेट रेडी विद मी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करें। पीएम मोदी का ये वीडियो भी ट्रेडिशनल नहीं था, बल्कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स और रील के फॉर्मेट में था। पीएम मोदी कल फिर से एक बार युवाओं को संबोधित करने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे वो IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वो इस दौरान 3000 से अधिक छात्रों को डिग्री देंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इस सब के बीच में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जेन जी से संवाद की स्पीड बढ़ा दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आस्क मी एनीथिंग सेशन की शुरुआत की, जिसमें वो युवाओं और जेन जी के सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 ऐसे सवालों के जवाब दिए जिसकी काफी चर्चा है। इसमें उनसे कहा गया कि आप झारखंड में छात्रों के आंदोलन का समर्थन करें। दूसरा सवाल यह था कि बीजेपी में आपका पसंदीदा नेता कौन है। सुनिए इन दोनों सवालों पर उन्होंने क्या कहा। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह, डेफिनेटली आई गेट along with him, he's cool and he's an expert on military history, so I like him quite a lot. Hello Uncle Amrinder. राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए, जहां वो कांग्रेस के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को संबोधित करेंगे। प्रयागराज पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहां सबसे ज्यादा नौजवान तैयारी करते हैं उस प्रयागराज में आ रहा हूं, आप भी इसमें शामिल होने आइए। खास बात यह है कि राहुल गांधी उस केपी ग्राउंड में कार्यक्रम करेंगे जहां पहले उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन अब इजाज़त मिल गई है। प्रयागराज से पहले राहुल गांधी कोटा और देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस ने इसे 40 दिन के राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान के तौर पर शुरू किया था। इसके तहत देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, छात्र संवाद और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी, परीक्षाओं का रद्द होना और दोबारा परीक्षा, भर्ती प्रक्रिया में देरी, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों और युवाओं के रोजगार से जुड़े सवाल उठाए जाते हैं। कुल मिलाकर हमारे नेता ये मानने लगे हैं कि जेन जी का जमाना है और वो उनकी लैंग्वेज और उनकी स्टाइल को अपना रहे हैं। जेन जी इस समय एक राजनीतिक करेंसी बन गई है जिसे हर कोई अपनी चुनावी जेब में रखना चाहता है।
कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएस हो, आरएसएस, हर कोई जेन जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन जेन जी किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और किसे देखकर छोड़ देते हैं, इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। और बड़ा सवाल यह है कि जेन जी की जो नीड है, खाली उनकी लैंग्वेज, खाली उनका स्टाइल, उसको एड्रेस नहीं करना। उनकी जो नीड है, नौकरियां हैं, डेवलपमेंट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सपोजर है, उस पर भी ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट में पेपर लीक के गुनहगारों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि पेपर लीक में मुख्य भूमिका एनटीए के साथ काम कर रहे एक्सपर्ट्स की ही थी। यानी जिन टीचर्स पर नीट प्रश्न पत्र सेट करने और उसका अनुवाद करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही पेपर लीक किया। जैसा कि पूर्व शिक्षा मंत्री ने हमसे इंटरव्यू में कहा था कि इसमें तो ऐसा दिखाई देता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी रक्षा करने की, उसी ने चोरी कर ली। सीबीआई ने 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट समेत 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें पहला नाम है केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का। आरोप है कि प्रोफेसर कुलकर्णी ने प्रश्न पत्र के सवालों को नोट किया और फिर उसे कोचिंग सेंटर में छात्रों तक पहुंचाया। इसके अलावा बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे का नाम भी मुख्य अभियुक्तों में है, जिन्होंने प्रश्न पत्र के सवालों को पहले याद किया और फिर उनके नोट्स तैयार किए। ऐसे ही आरोप फिजिक्स टीचर मनीषा हवलदार पर भी हैं, जिन्होंने सवालों को याद कर अभियुक्त तेजस शाह के जरिए आगे पहुंचाया। चार्जशीट में पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे का जिक्र है, जो तीनों टीचर्स को जानती थी। उसने कोचिंग के छात्रों से सवाल इकट्ठा किए। इसके बाद एक पीडीएफ फाइल तैयार कर उसे धनंजय लोखंडे को भेज दिया। लोखंडे ने इस पीडीएफ को आगे कई लोगों तक पहुंचाया। शुभम खैरवार और यश यादव नाम के 2 अभियुक्तों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में कई लोगों को सवालों वाली पीडीएफ फाइल भेजी। जांच एजेंसियों का दावा है कि परीक्षा से 3 दिन पहले ही सवाल लीक हो गए थे। उन्हें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ऑफलाइन क्लासों के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया। नीट 2026 और फीफा वर्ल्ड कप 2026 नाम से ग्रुप बने। सीबीआई का कहना है कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए कोड नामों का इस्तेमाल किया। एनटीए के मास्टर सेट के लिए कैलाश और शिवालिक जैसे कोड नेम थे। चार्जशीट के मुताबिक पेपर लीक की साजिश काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। अक्टूबर 2025 से ही छात्रों और अभिभावकों से संपर्क किया गया और किश्तों में लाखों रुपए लिए गए। यानी सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। दरअसल जिन शिक्षकों ने नीट प्रश्न पत्र तैयार किया था, उन्हीं को पेपर के मराठी अनुवाद का काम दिया गया। इनका नाम मनीषा मंधारे, मनीषा हवलदार और पीवी कुलकर्णी है। अनुवाद और प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया के दौरान तीनों टीचर्स के पास काफी वक्त तक नीट का प्रश्न पत्र रहा। इसी दौरान पीवी कुलकर्णी ने रफ वर्क के लिए दिए गए एक कागज पर केमिस्ट्री के 135 सवालों की एक लिस्ट बना ली, जबकि बाकी 2 टीचर्स ने प्रश्न पत्र के सवालों को याद कर लिया। बाद में दोनों ने होटल पहुंचकर सवालों के नोट्स तैयार किए। सवालों को कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाया गया। इसके बाद उन्होंने कुछ छात्रों को वही सवाल पढ़ाए। इन सवालों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। यहीं से नया खेल शुरू हुआ। सीबीआई के मुताबिक मनीषा वाघमारे ने पूरे नेटवर्क में छात्रों और टीचर्स के बीच कड़ी का काम किया है। उसने पहले पैसे लेकर छात्रों को कोचिंग सेंटर भेजा, फिर सवालों की पीडीएफ फाइल धनंजय लोखंडे को भेज दी। एक कोचिंग संचालक ने इस पीडीएफ फाइल को यह कहकर छात्रों को बांटा कि इसी से सवाल पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। चार्जशीट के मुताबिक जिन छात्रों को सवाल नोट कराए गए, उनकी नोटबुक में लिखे सवाल और लीक हुए पेपर आपस में पूरी तरह मेल खाते थे। सीबीआई ने पेपर लीक को लेकर एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र तैयार करने और अनुवाद के दौरान एक ही एक्सपर्ट को चारों मास्टर सेट देखने का मौका मिलता था। इसके अलावा एनटीए के गोपनीय सेक्शन से निकलते वक्त इन एक्सपर्ट्स की कोई तलाशी नहीं होती थी। निगरानी के लिए कोई विशेष सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी नहीं था। इसीलिए एक्सपर्ट टीचर्स की गतिविधियों की सही से निगरानी नहीं हो सकी। एनटीए के सीसीटीवी सिस्टम में केवल 20 से 25 दिनों का बैकअप उपलब्ध था। पेपर से जुड़ा काम 7 अप्रैल को पूरा हुआ। मामला 12 मई को दर्ज किया गया। इसीलिए पुराना सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। पेपर लीक करने वालों ने इस सुरक्षा खामियों का भी फायदा उठाया। हालांकि ये सारी चीजें कई सारे
पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं कि ये सारी चीजें कुछ कुछ मिलती हैं। आपको याद होगा एक और जगह कहीं घपला हुआ, सोचिए सोचिए। खैर, फिलहाल दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई चल रही है। अदालत अब यह तय करेगी कि अभियुक्तों के खिलाफ किन धाराओं में संज्ञान लिया जाए और मुकदमे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए। और अब एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से, जहां बंगाल में अंडों वाली राजनीति पर बेंच ने चुटकी ली है। सुनवाई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर हो रही है। उनके खिलाफ बंगाल के कृष्णानगर में केस दर्ज है और उन्हें थाने में हाजिरी देनी है, लेकिन उन्हें डर है कि उन पर अंडे फेंके जा सकते हैं। और महुआ का यही डर उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप सांसद हैं, राजनीति में आने के बाद भी आपको अंडों से डर लगता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो अपने सीने पर गोलियां खाई थीं। ऐसी अर्जियां इस अदालत के सामने आनी ही नहीं चाहिए। बेंच ने महुआ मोइत्रा की इस आशंका को खारिज कर दिया कि पुलिस स्टेशन जाने पर अंडे फेंके जा सकते हैं। महुआ के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होने की इजाजत मांगी। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग पर सवाल उठाया। पूछा, वर्चुअली क्यों? क्या इसलिए कि आप एक सांसद हैं? तो वकील ने जवाब दिया कि उन्हें डर है कि अगर वो पुलिस के सामने फिजिकली पेश हुई तो भीड़ उन पर हमला कर सकती है। पिछली बार वहां जाने पर धमकियां मिली और अंडे भी फेंके गए थे। दूसरी बार भी अंडे फेंके गए थे। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलील से सहमति नहीं दिखाई। बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट पहले ही उन्हें जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए कह चुका है। अगर आप पेश नहीं हो रहे हैं तो फिर हाई कोर्ट के सामने नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया है। जून में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए 2 वीडियो में महुआ मोइत्रा की टिप्पणियों को लेकर बीजेपी के एक नेता ने शिकायत की थी और इसी शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और अब एक अपडेट गणेश उत्सव पर, जो अगले महीने से शुरू होने वाला है। मुंबई में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, हम सब जानते हैं, लेकिन विसर्जन को लेकर कानूनी पेच फंस गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है। मामला 6 फीट से ऊंचे पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने गणपति के विसर्जन से जुड़ा है। कोर्ट ने पीओपी मूर्तिकार संगठन और अखिल गणेशोत्सव समिति की दलीलों पर अहम सवाल किए। हाईकोर्ट ने पूछा कि किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मूर्ति पीओपी की हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अनुष्ठानों में फूल अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें या पूजा पाठ ना करें। मुद्दा केवल 6 फीट से ऊंची पीओपी की मूर्तियों को प्राकृतिक स्रोतों में विसर्जित करने का है। अदालत का मकसद किसी भी धार्मिक विधि या पूजा पाठ में बाधा डालना नहीं है, बल्कि प्राकृतिक जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण को रोकना है। गणेशोत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन का मामला लंबे समय से बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रुख अपनाया। अखिल गणेशोत्सव समिति के वकील ने तर्क दिया कि हिंदू धर्म में गणेश विसर्जन का विशेष महत्व है और विसर्जन ना करना धर्मशास्त्र के खिलाफ होगा। इस पर कोर्ट ने पूछा, हमें दिखाइए कि किस धर्म ग्रंथ या फैसले में लिखा है कि गणेश मूर्ति पीओपी की होनी चाहिए या उसकी ऊंचाई इतनी ही होनी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि भले ही ऐसा धर्म ग्रंथ में ना लिखा हो, लेकिन यदि कोई कहता है कि गणेश मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए, उसे समुद्र तक ले जाकर वापस ले आना चाहिए, तो यह भी उचित नहीं है। यह केवल कुछ लोगों का विचार हो सकता है, लेकिन यह हिंदू धर्म का विचार नहीं है। इस पर बेंच ने कहा कि आप हिंदू धर्म नहीं हैं, आप केवल एक विशेष त्योहार मनाने वाले लोगों का समूह हैं। मुद्दे से मत भटकिए, केवल पीओपी पर जरे करें। हाईकोर्ट ने फिर पूछा कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल स्रोतों के लिए हानिकारक है या नहीं, इसका जवाब दें। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, ऐसा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है जो यह साबित करे कि पीओपी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हाईकोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। फिलहाल उसने महाराष्ट्र सरकार को प्रतीकात्मक विसर्जन के सुझाव पर विचार करने को कहा है। सुझाव यह भी है कि 6 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमाओं के केवल चरण ही धार्मिक रीति से जल को स्पर्श कराए जाए। इसके बाद इन प्रतिमाओं को निर्धारित संग्रह केंद्र या रिसाइकलिंग फैसिलिटी तक पहुंचाया जाए। कोर्ट ने साथ ही पक्षकारों की दलीलों पर सुनवाई भी जारी रखी। फिक्र के लेंस से देखें तो अदालत की नजर में आस्था अपनी जगह है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की मूर्तियां मुख्य रूप से जिप्सम से बने पदार्थ से तैयार होती हैं और मिट्टी की मूर्तियों की तरह पानी में आसानी से नहीं घुलती।
विसर्जन के बाद इनके अवशेष लंबे समय तक जलाशयों में बने रह सकते हैं और पानी की गुणवत्ता तथा इकोसिस्टम पर असर डाल सकते हैं। चिंता तब और बढ़ जाती है जब इन मूर्तियों पर रासायनिक रंगों का इस्तेमाल होता है। ऐसे रंगों में मौजूद सीसा, क्रोमियम, कैडमियम या दूसरी भारी धातुएं पानी को प्रदूषित कर सकती हैं। सोचिए सर।